पासबां जब चोर हो तो कौन रखवाली करे, इस चमन का हाल क्या माली जो पामाली करे। जिस बगिया को उखाड़ने के लिए, उजाड़ने के लिए खुद माली ही आगे बढ़ जाए, जिस घर का पहरेदार ही उस घर में सेंध लगाने लग जाए, उस घर को कोई कैसे बचा सकता है। इस देश में एक नहीं कई बीमारियां, लेकिन आज हम विचार मंथन की जिस कड़ी में उठाने जा रहे हैं एक मुद्दा, वो है बीड़ी का, सिगरेट का, तंबाकू के, जर्दा और गुटखा के रूप में सेवन का और उससे होने वाली लाखों लाखों मौतों का कौन है जिम्मेदार, कौन है वो मौत के सौदागर। आज हम ये सवाल उठाएंगे इस चर्चा में, इस बहस में, और आप सब से हम ये अनुरोध करेंगे, प्रार्थना करेंगे, हाथ जोड़ के आपसे कहेंगे कि कृपा करके जागिए, इस मौत से खुद को बचाइए और पूरे मुल्क को, पूरे देश को, पूरे समाज को भी बचाइए। आज हमारे साथ इस चर्चा में भाग लेने के लिए एक बहुत अच्छे जानकार हमारे साथ आए हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर भटनागर, जो हमारे वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन ऑफ इंडिया के आप निदेशक हैं, कम्युनिटी हेल्थ का सारा काम देखते हैं। डॉक्टर भटनागर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। और हमारे बीच में हमारे साथी और बहुत अच्छे मनोचिकित्सक जो अपने आप में एक कैंपेनर हैं, एक जिसको एक्टिविस्ट की भूमिका में जिनको हम सब जानते हैं, वो हैं डॉक्टर दीपक रहेजा जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ आने के लिए। हमारे और भी तमाम नौजवान साथी आज इसमें जो भाग लेने जा रहे हैं, वो स्वयं भी कहीं न कहीं ज़िंदगी के अपने अनुभवों से सीख करके उस वेदना को, उस बीमारी को झेल करके आज वो बाहर निकले हैं। तो चुप नहीं बैठे हैं, बल्कि वो पूरे समाज को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। आज का ये जो विषय है वो ऐसा है जो पूरे देश को हिला सकता है और आप सब इसके अंदर भाग ले सकते हैं। आइए हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। पूछना चाहेंगे डॉक्टर भटनागर जी से कि क्या है कारण, कब से, कैसे, क्यों शुरू हुआ, ये बीमारी हमारे देश में क्यों चलने लगी, इसको पालने वाले कौन हैं, पोसने वाले कौन हैं, बढ़ावा देने वाले कौन हैं, वो गुनहगार जिनसे आज हम सबको 2-2, 4-4 हाथ करने पड़ेंगे। डॉक्टर भटनागर जी, आप बताएंगे कि तंबाकू की बीमारी, पूरी सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, ये उद्योग जो है ये आया कब से? हमें पता लगता है कि कोई 400 साल पहले पोर्चुगीज लोग, वो लोग हमारे देश में। का ये कहना है, ये बिल्कुल ठीक बात है कि प्राचीन काल में तंबाकू का हमारे देश में नामो निशान नहीं था। इसको लगभग 400 साल पहले पोर्तुगीज हमारे देश में लाए थे। और जैसा आप कह रहे हैं कि ये इतना बढ़ता फलता फूलता क्यों जा रहा है, इसकी सबसे मुख्य वजह है हमारे जो व्यापारी, जो इसको पैदा करने वाले और पैदा करने से भी ज़्यादा जो इसका व्यापार करने वाले लोग हैं, उनके अंदर अधिक से अधिक पैसा कमाने की लालसा। और हमारी जो जनता है जो इसका सेवन करती है, उसकी इस तंबाकू से होने वाले दुष्प्रभावों के प्रति जानकारी का अभाव। तो ये दोनों कारण मिलकर इसको पूरी तरह से फलने फूलने में मददगार हैं। और वहीं पर कहीं ना कहीं शायद हमारी सरकार भी इससे होने वाला जो मुनाफा है उसके प्रति आकर्षण के कारण आकर्षित होकर इसके ऊपर उतना कंट्रोल करने में, उतना नियंत्रण रखने में विश्वास नहीं है। और ये सारे कारण एक साथ मिलकर इस प्रयोग को हमारे देश में बढ़ावा देते जा रहे हैं। सरकार को और व्यापारियों को मुनाफा किसकी कीमत पर? सन 2010 में इस साल से शुरू होकर अगले कई सालों तक हर साल कम से कम 10 लाख मौतें केवल बीड़ी, सिगरेट और तंबाकू, जर्दा आदि के उपयोग से होने वाले। हर साल 10 लाख लोगों की मौत का सौदा करके मुनाफा कमाने वाले लोग कौन हो सकते हैं? मैं जानना चाहूँगा डॉक्टर रहेजा जी से। स्वामी जी, जैसा डॉक्टर भटनागर ने कहा कि हम मुनाफे की अगर बात करते हैं तो एक पुरानी कहावत मुझे याद आती है कि जब गांव जलता है, लोगों की मौतें हो रही होती हैं, तो भी रोटी सेकने वाले बाज नहीं आते। तो यहाँ जो है गांव जल रहे हैं, शहर जल रहे हैं। आपने 10 लाख मौतों का जिक्र किया। आंकड़े यहाँ तक हमें बताते हैं कि तंबाकू, सिगरेट और जर्दा के सेवन से हर 10 सेकंड में वर्ल्ड में, विश्व में कहीं ना कहीं एक मौत होती है।
तो ये एक ऐसी गूढ़ बीमारी है, एक नशे का सेवन ऐसी एक गूढ़ समस्या है जो कि हमारे देश की जो नींव है उसको खोखला किए जा रही है। तो हमें कहीं समझना होगा कि क्या इंसान की चाह है। देखिए, जो लोग बेच रहे हैं वो बेच रहे हैं क्योंकि लोग खरीद रहे हैं, लोग नशा चाहते हैं। उस नशे से हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं, हमारे दिमाग में, हमारी सोच में कहीं क्या कमी रह जाती है, कहीं हमारे संस्कारों में कमी रह जाती है, या कुछ लोग ऐसे हैं हम में से ही जो कि नशे की तरफ ना चाहते हुए भी अपने आप ही अट्रैक्ट होते हैं, उसकी तरफ जो है खिंचे चले जाते हैं और फिर नशे की बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। तो समझना ये होगा कि आज हम ये जानते हैं कि नशे की जो बीमारी है वो एक बायोसाइकोसोशल डिसऑर्डर है, बायोलॉजी की। कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे जिनमें एक शारीरिक ललस होती है, एक ऐसी कामना होती है, एक ऐसी ज़रूरत होती है कि वो नशे की तरफ खींचते हैं। फिर बायो के साथ साइकोलॉजी जुड़ती है। कुछ लोग जो कि एक खास आनंद की प्राप्ति या किसी खास तरह के दर्द से अपने आप को उभारने के लिए नशे की तरफ खींचते हैं। और तीसरा सोशल, समाज, किस तरह के लोगों के आप संपर्क में आ रहे हैं, उसकी उपलब्धि कैसी है। मुझे ये याद है कि ये कई साल, मेरे ख्याल से दिस इज़ वे बैक इन 1970s एंड 80s, एक कोई मंत्री महोदय के बेटे को एक खास ड्रग की लत लग गई। मैंड्रेक्स नाम था उस ड्रग का, और अगले 3 महीने के अंदर दिल्ली शहर के अंदर वो ड्रग अवेलेबल नहीं थी। तो अगर सरकार तय कर ले, अगर जैसा आपने कहा कि जो जब माली ही हमाली करेगा, अगर उसी में ही हम खनन करने लगेंगे, तो फिर कहीं अगर हमारी जो लॉज हैं कहीं उसकी इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रांग हो। आप सिंगापुर जाइए, तो अगर आप नशे के पदार्थ के साथ पाए जाते हैं तो सजाए मौत, यहाँ बेल की बात करें वहाँ मौत, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी काइंड ऑफ इंटरैक्शन, और इफ इट्स प्रूव्ड कि आपके पास ड्रग थी तो आपको सजाए मौत होती है। तो कहीं अगर प्राइमरी जो लॉज हैं वो स्ट्रांग हो जाएं तो टर्शरी लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन आसान होती चली जाती है। तो कहीं हमें समझना होगा, बहुत कॉम्प्लेक्स मुद्दा है, कई इसके कारण हैं, कई लोगों के फायदे हैं और लोगों की ज़रूरत है। तो सब तरफ से अगर हम इसे पकड़ेंगे, जिसे हमें कहते हैं टॉप डाउन अप्रोच एंड बॉटम अप अप्रोच, अगर दोनों को ही हम जहन में रखते हुए चलेंगे तो इस बीमारी का हल पाने में समाज सक्षम होगा। समाज सक्षम हो सकता है, लेकिन समाज को सक्षम होने दे तो सरकार क्या करती है? पूरी दुनिया के अंदर एक बहाना, एक नाटक, एक स्वांग रचा जाता है। हर साल 31 अक्टूबर आते ही 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे, विश्व में तंबाकू रहित दिवस मना लिया जाए, और कुछ लोगों के भाषण, सेमिनार हो जाते हैं एक दिन के लिए। और हमारी सरकार को जब बताया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कि तुम्हारे यहाँ प्रति वर्ष 10 लाख मौतें होने जा रही हैं, तुम कर क्या रहे हो, रोकते क्यों नहीं, कानून क्यों नहीं बनाते? बहुत कहने पर पिछली 1990-92 की जो सरकार थी, नरसिम्हा राव जी की सरकार ने शुरुआत की और कहा कि देखो अब तंबाकू की खेती हमें बंद करनी पड़ेगी। तो सबसे ज़्यादा तो उनके आंध्र प्रदेश में होती थी। तो उन्होंने फिर कृषि विशेषज्ञों की मीटिंग बुलाई। ये बात मैं नहीं कर रहा हूँ, हमारे देश के एक बहुत बड़े कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर शर्मा, देवेंद्र शर्मा जी ने अपनी पुस्तक, जो उन्होंने अभी पिछले दिनों जिसका विमोचन हुआ, भूख का असली चेहरा, डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने इसमें विस्तार से बताया है कि किस प्रकार से नरसिम्हा राव की सरकार ने बुला करके कहा कि भाई मेरे प्रदेश में तो बहुत ज़्यादा खेती होती है तंबाकू की, बताओ इनको यदि हम बंद कराते हैं इसके बदले में ये क्या बोएं ताकि इनकी आमदनी भी होती रहे और ये बीमारी से हमारा देश बचे। उन्होंने सब तरीके निकाल लिए कि भाई इसके बदले ये किया जाए, ये किया जाए। तब तक उनकी सरकार चली गई और उसके बाद की जो सरकारें आईं उन्होंने तो ढीला छोड़ दिया, और यहाँ तक ढीला छोड़ दिया कि हमारी एनडीए की सरकार ने आते आते सारा बीड़ी, सिगरेट और मतलब तंबाकू उद्योग का बहुत बड़ा हिस्सा विदेशी कंपनियों को सौंप दिया। अब बताइए, होना चाहिए था पूरी तरह से तंबाकू की खेती बंद कर दी जाती, होना चाहिए था कि पूरी तरह लगाम कस दी जाती, रोक दिया जाता, नहीं, उसको छूट दे दी गई। और पश्चिमी देशों में जहां बंद हो रहा है, कारखाने बंद हो रहे हैं, उनको कहा जा रहा है आइए आप भारत में लगा लीजिए, ये है सस्ता माल, देश में ज़िंदगी यहाँ की सस्ती है और इसको उजाड़ लीजिए जितना चाहेंगे।
बड़ी मुश्किल से कोशिश की तो जाकर के 2003 में एक कानून बना सिगरेट के खिलाफ और तंबाकू के उपयोग के खिलाफ। 2003 का कानून लागू होते 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 2008 में जाकर के उसके लिए रूल्स बने। बताइए, 5 साल तो केवल उसके नियम बनाने में लगा दिए। ये है कानून जिसके बल पर हम सोचें कि कानून बन जाएगा तो लागू हो जाएगा। ये सरकारें कानून बनाती तो हैं, लागू क्यों नहीं कर पाती डॉक्टर भटनागर? देखिए, ये आपका जो बात है ये बहुत सही बात है कि लगभग 5 साल लगे हमको कोटपा कानून को लाने में। और इसमें भी यदि आप देखेंगे तो जो इसके अलग अलग जो व्यवस्थाएं हैं उसमें जो सबसे मुख्य है वो है कि सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान का ना होना, ये इसका सबसे मुख्य बात है। दूसरा, किसी भी तरीके के टोबैको प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट नहीं होना। तीसरा, जो माइनर हैं यानी 18 साल से कम उम्र के बच्चों को टोबैको प्रोडक्ट की ना सेल करी जा सकती, ना इनके द्वारा इन्हें बेचा जा सकता। चौथा इसका प्रोविज़न है कि जो इसके अंदर निकोटीन और टार की मात्रा होती है उसके ऊपर कंट्रोल करना। और इन सबों को पूरा करने के लिए और यदि इनकी पालन नहीं हो रहा हो तो उसके अगेंस्ट में इसमें छोटा सा फाइन लगाने की भी व्यवस्था है। लेकिन केवल कानून लाना किसी भी बीमारी को या किसी भी व्यवस्था को ठीक करने के लिए अपने आप में काफ़ी नहीं है। शायद हमारा देश उन देशों में से है जहां सबसे अधिक कानून हैं, लेकिन उनका पालन कितना होता है, कहीं ना कहीं पर इसके पालन करने में कुछ ना कुछ कमियां हैं। और दूसरी